रशिया इतना समझदार, पूरा वर्ल्ड पावर एक तरह से उसको माना जाता है, ऐसे में दो सुलझे हुए कंट्रीज का ऐसे आपस में उलझना क्यों ऐसी नौबत आई? यूँ है कि तानाशाही चल रही है वहाँ रशिया में, तो ये जो हमला किया गया ये गलत हमला है और ये हमला उनकी वजूद को ख़त्म करने का मामला है। एक 7,000 शब्द का एक ऑपेड प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस के मेन अखबार में छापा था, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में अपनी ही ज़बान में, अपने ही शब्दों में बहुत जाहिर कर दिया था कि यूक्रेन का अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं, यूक्रेन को जीने का हक ही नहीं है और यूक्रेन का, उन्होंने नेटो की कोई बात नहीं की। जी, दो और सबब या दो और कारण बनते हैं इस दफ़ा करने का। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो भागे नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। नमस्कार जी। इंडिया के आज एक तरफ पूरा वर्ल्ड अमन शांति की बात करता है और ऐसे में दोनों देशों में पिछले लगभग 2 साल से युद्ध चल रहा है, तो ये क्यों इस तरह की चीज़ें आई कि युद्ध करने की नौबत आ गई? जी, ऐसा हुआ कि 2014 में पहला हमला यूक्रेन पे किया गया रशिया के तवस्सुत, और यूं मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 2014 में नहीं, 2022 में, 2 साल हो गए। नहीं साहब, मैं आपकी और आपकी आवाम की गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि 2014 में असलन पहला हमला हुआ गया और 2014 में क्राइमिया और डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये सारा दनबास रीजन पे रशिया ने अपना, जैसे कह लें, बुलिंग या अपनी हुकूमत इख्तियार यूक्रेन से छीन के कब्ज़ा किया गया। तो उसके बाद 2014 से यूक्रेन में यूक्रेनियंस ने तैयारी शुरू कर दी कि किसी न किसी दिन उन्हें बहुत एक अंदाज़ा था क्लियर कि किसी न किसी दिन वो कीव पे भी और पूरे मुल्क पे हमला करेंगे, लेकिन सारी दुनिया को लग रहा था कि शायद हो इफ़, या उनको लगता क्वेश्चन वैन का, और तब से वो तैयारी कर रहे थे। 2022 के जब नौबत आई तो वो तैयार थे अपना दफ़ा करने के लिए, डिफेंस करने के लिए। सर मैं पूछना चाहूँगा कि इस तरह की नौबत क्यों आई? रशिया इतना समझदार, पूरा वर्ल्ड पावर एक तरह से उसको माना जाता है, यूक्रेन भी उतना ही अच्छा एक सुलझा कंट्री माना जाता है, और ऐसे में दो सुलझे हुए इंसानों का, कंट्रीज़ का ऐसे आपस में उलझना, इसको क्यों ऐसी नौबत आई? जी, ऐसा है कि अगर आप यूँ सोचिए कि अगर कल हिंदुस्तान नेपाल पे या बांग्लादेश या श्रीलंका पे हमला कर दे, कहें कि आज से 2,500 साल पहले वो हमारे थे, या यूँ गलत फहमियों में हम कर दें, तो ये गलत बात होगी ना। ये तो इसमें तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करेगी। वो यूँ है कि तानाशाही चल रही है वहाँ रशिया में, तो उन्होंने रशिया के एक हिस्ट्री को चेंज करने के लिए ये कह दिया कि जैसे पीटर द ग्रेट थे, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम पुराना मालिंकी रूस, जैसे रशियन लैंग्वेज में कहते हैं बेलाई रूस, मालिंकी रूस, बलशाई रूस, बड़ा रशिया, सफ़ेद रशिया और छोटा रशिया। उन्हें यूक्रेन को नाम दे दिया है छोटा रशिया का, लेकिन ये गलत है। वो 1000 साल तक अपना आज़ाद मुल्क था, सिर्फ मात्र 70 साल वो सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 से आज़ाद है और उसे अपना अपना हक है। तो ये जो हमला किया गया ये गलत हमला है और ये हमला उनकी जैसे उनकी वजूद को ख़त्म करने का हमला है। ये कहने का मतलब है कि यूक्रेन सोवियत संघ से पहले भी एग्जिस्ट करता था और लगभग 1-2 साल नहीं बल्कि 1000 साल तक वो इंडिपेंडेंट यूक्रेन के रूप में जाना जाता रहा। बिल्कुल, और आज़ाद अपनी उनकी सोच, उनकी तारीख़, उनकी सारा इतिहास, उनका चर्च सब अलग था और यूँ 70 साल से अपनी इख्तियार बिल्कुल नहीं खोए जाते और वो सोवियत संघ का हिस्सा था। आज अगर हम सोचते हैं रूस और सोवियत संघ एक है, तो हमें ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए एज़ हिंदुस्तानी और एज़ इंडियंस, ताकि हमें समझ आए कि उनका यूक्रेनियंस का भी उतना ही हक है हमारी सपोर्ट का जितना कि रूस का। और मैं ये समझना चाहूँगा कि इसमें बेसिक रीज़न क्या रहा कि क्यों इनको एक दूसरे को जैसे युद्ध करना पड़ा? बेसिक रीज़न तो यूँ है कि अगर जैसे आपको कहा गया कि किसी की आपको आज़ादी खलती है और तुम उन पे हमला कर लो, तो इसमें जिसको अगर हर इंसान को या हर मुल्क को आज़ाद जीने का हक है, और अगर हमने 1947 की आज़ादी हमने लड़ी थी और उसमें हमने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी पाई थी, तो हमारा हक बनता था।
आज अगर कल जैसे किसी ने हम पे हमला किया क्योंकि चाहे हमारे पास कुछ है या उन्हें हमारी आज़ादी खलती है, तो गलती हमला करने वाले की है। और तो मैं ये बहुत सही तरीके से कहना चाहता हूँ, इसमें नेटो का कोई लेना देना नहीं। नेटो और ये कहानियाँ बाद में की असलन, जैसे मैंने कहा रूसी ज़बान में कहा जाता है कि तुम्हें जीने का हक नहीं क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई उस तरह के मालिंकी रूस, छोटे रूस। लेकिन वो कहता है कि हम तो तुमसे पहले जीत रहे हैं, तो हमें यूँ नाम देना गलत है। जी हाँ, सर, जहाँ तक ये बातें की जाती है, आपने खुद ही अपनी ज़ुबान में अभी दोहराया कि नाटो बाज़ार में या आम आवाम में तो इस तरह की बातें हैं कि ये सारा जो फसाद है वो नाटो की एक सदस्यता यूक्रेन को मिल रही थी, जो कि कहीं पे भी रशिया को गवारा नहीं थी कि एक यूक्रेन जैसा छोटा कंट्री उसके बराबर आके बैठ जाए। तो उसी चक्कर में, उसी बेस पे ये लड़ाई शुरू हुई। जी नहीं, ऐसा नहीं। मैं भी ये भी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा आपके इस जनता और आवाम के लिए कि ये असलन अगर आप रूसी ज़बान में देखें, आज से 2.5 साल पहले, यानी कि इस जंग से तकरीबन 8 महीने पहले, एक 7,000 शब्द का एक ऑपेड प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस के मेन अखबार में छापा था, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में अपनी ही ज़बान में, अपने ही शब्दों में बहुत जाहिर कर दिया था कि यूक्रेन का अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं, यूक्रेन को जीने का हक ही नहीं है। और यूक्रेन का उन्होंने नेटो की कोई बात नहीं की, उन्होंने नेटो का वर्ड का कोई मेंशन भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ, अरे यहाँ तक की बात है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएस के, 2008 में उनके साथ बैठ के साथ बीजिंग ओलंपिक दे रहे थे, तो उन्होंने अभी हाल ही में बताया कि उस वक़्त उन्होंने हमारे को बताया था कि आप यूक्रेन की फ़िक्र ही ना करें, यूक्रेन तो जैसे हमारा अपना ही गाँव है, हम कभी भी उनको जीने का कोई हक़ ही नहीं है। अब जिसके दिमाग में ये हो कि उस तुम्हारी कंट्री या तुम्हारे लोगों को जीने का हक़ नहीं है, तो उनको नेटो और उनसे तो वो तो बनाए हुए सबब हैं, बनाए हुए कारण हैं, वो ज़बरदस्ती के रीज़न बनाए हुए। जी बिल्कुल ज़बरदस्ती के हैं। कल अरे बताइए, अगर वो यूक्रेन पे कब्ज़ा करने, तो उनकी सारी जो दीवार है वो सारी नेटो की होगी। पोलैंड इस तरफ है, स्लोवाकिया इस तरफ है, रोमानिया इस तरफ है। वो अगर लेना है, बल्कि हाँ, यूक्रेन तो बीच में आपके बफर है, और आपको यूँ कोई ये कोई मानी नहीं है कहने का। नाटो तो आप ये बताइए कि अगर आप यूक्रेनियन हो और आपका फ्यूचर यूरोप के साथ है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिक्टेटरशिप नहीं मिलती, वहाँ पे आपको माली तौर पे, पैसे के तौर पे, ट्रेड के तौर पे सहायता मिलती है, और डेमोक्रेटिक तरीके हैं आपके, तो इसमें क्या बुराई है? क्या हक नहीं बनता उनका? सर, मैं जानना चाहूँगा कि चलो, जब ये युद्ध हुआ था, जिस पहले दिन हमला किया गया था रशिया द्वारा, तो उस समय ताज़ा हालात किस प्रकार थे और लोगों ने किस तरह से अपने आप को बचाया? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि 2000, जैसे बताया, 2014 से उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो हम जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स या एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को ना समझ पाए कि हर मोहल्ले में हर यूक्रेनियन सदस्य, मर्द और जन, वो तैयार थे कि किसी ना किसी दिन हमला होगा, तो वो असला और सीपा सालार की तरह तैयारी कर रहे थे। मतलब यूँ कहें कि फ़ौजी की तरह ट्रेनिंग लेके तो फंगचा बंदूक और हर तरह के मतलब असला को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो हमला किया गया कीव पे, तो यहाँ कहेंगे क्योंकि ये भी एक बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो फार्मर्स तक तैयार थे कि अपने ट्रैक्टर से यहाँ पे सड़कों को तोड़ने का, यहाँ जहाँ से टैंक गुजर रहे थे उन पे दलदल बनाने का, कोई टैंक टूट जावे तो उसको ढकेल के अपने मेमेंटो बनाने का। मतलब यूँ बहुत ही क्रिएटिव वे से उन्होंने रशियन जो आर्मी, जिसे अपने आप को, जो घमंड में अपने आप को दुनिया के सबसे दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी आर्मी सोची थी। घमंड बहुत बुरी चीज़ है, उससे आपको आंखें अंधी हो जाती हैं देखने के लिए कि आपको इसमें शायद डिफीट मिलेगी, तो वो पराजय मिलेगी, तो नहीं देख पाया कि वो तैयार थे और हर घर से लोग तैयार थे, तो तभी हमें फंसा। यही रीज़न रहा क्या कि जो जब ये युद्ध अटैक किया गया था, तो ऐसा बोला जाता था, हर जन की, आवाम की जो शब्दावली थी कि
रशिया के लिए तो 2 दिन का काम है यूक्रेन पे हमला करके उसको ख़त्म नफ्तो नाबूज करने का, और ये लेकिन आज देखा जाए तो 2 साल से ऊपर हो गए हैं और यूक्रेन डट के मुकाबला कर। जी, 2 और सबब या 2 और कारण बनते हैं इसका इस दफ़ा करने का, जो अपने देश की दफ़ा या देश की रक्षा की है उन्होंने। एक तो कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, वो भागे नहीं। कई मुल्कों में, जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान का अखीरला हमला हुआ तो अशरफ गनी निकल गए। दूसरी दफ़ा इस तरह होती कि जो लोगों में जज्बा अपने मुल्क के लिए, वो उसका अंदाज़ा काफ़ी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को नहीं था कि ये बहुत कदीमी, बहुत पुरानी ऐतिहासिक ज़मीन है और उनका जो रिश्ता उस ज़मीन से है वो बहुत ही पुराना है। वो उसके लिए जी जान देने को तैयार है। उन तो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा 17 का है या बेटी 17 की है, काश कि जल्दी 18 की होगी, मैं उसे जंग में भेजूं कि शहादत लेके आएँ और अपने मेरा नाम के लोगों में इस तरह का अपने आवाम के लिए इस तरह की नेशनलिटी है। बिल्कुल ऐसी नेशनैलिटी का अंदाज़ा हम बाहर, जैसे हम जो वहाँ रहते थे, हम भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाए, लेकिन जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे दुनिया भर, मैं हिंदुस्तान अकेले की बात नहीं करूँगा, इवन अमेरिका, ब्रिटेन, सबने, जैसे आपने कहा, सही कहा, 2-4 दिन कहा था कि इनके, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा कि ये जी जान से लड़ेंगे और तरीके से लड़ेंगे, दिमाग और शूरवीर होकर लड़ेंगे, शुजा से लड़ेंगे, और वो अभी तक लड़ रहे हैं। सिर्फ उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो हार गए, वो एक सोच की हार होगी, एक डेमोक्रेसी सोच की हार होगी कि एक छोटा मुल्क वो अपने हक नहीं रख सकता अपने आप को आज़ाद रखने का। मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, इस तरह की हालात। जी, ये जो जैसे जिसकी लाठी भैंस जो ख्याल लोग रखते हैं, वो गलत ख्याल है। और वो अगर वो उस बात पे अगर हम वापस चले गए कि लाठी भैंस या जो बड़ी मछली छोटी को खा रही है, तो फिर ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एनार्की या मेहम वाले बुलाने वाली, अभी एक लॉ एंड ऑर्डर वाला ख्याल जो है कि आप अपनी वजूद में रहिए, मैं अपने वजूद में, जितना भी गुस्सा आ गया, हमने UN बनाया, संयुक्त राष्ट्र, कि आप उसमें बातें करें, एक दूसरे पे चिल्लाएं, जो भी करें, लेकिन समझौते बनाएं या समझौते ना भी बनाएं। ये कोई आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा है, आपके जो मोदी जी ने, कि ये कोई वक्त नहीं है जंग का, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर, लेकिन ये उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि अपनी आज़ादी की लड़ाई एक यूक्रेनियंस को हक है लड़ने का। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।